नमस्कार, मेरा नाम है मयंक और आज हम बात करेंगे एक कविता की जो आपकी कक्षा 7 की पुस्तक दूरवा में प्रकाशित है। कविता का नाम है हम धरती के लाल। शील द्वारा रचित इस रचना में भविष्य की उन संभावनाओं की कल्पना की गई है जिससे हमारे समाज में समता यानी बराबरी पनपती है और घृणा, ईर्ष्या और नफरत का भाव खत्म होता है। हमारा देश भारत देश है जिसकी कल्पना करते ही एक ऐसे विशाल देश का नक्शा उभरता है जो तीनों ओर से सागर से घिरा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश से लेकर पोरबंदर तक फैला है हमारा भारत। भारत विश्व के सबसे सुंदर भूभाग के तौर पर भी अपनी पहचान रखता है। इस कविता में कवि ने केंद्रीय भाव में हम तुमको यानी देश की भोली भाली जनता को रखा है, क्योंकि हमारे ही पूर्वजों ने यहाँ की संस्कृति और सभ्यता को संवारने सहेजने में योगदान दिया है। बच्चों, सबसे पहले हम इस कविता का स्वस्वर वाचन करते हैं, यानी पूरे भाव से गाकर दोहराने का प्रयास करते हैं, जिससे कविता में पिरोए हुए शब्दों को भाव के साथ समझने में आसानी होगी। हम धरती के लाल, देश हमारा, धरती अपनी, हम धरती के लाल। नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। सुख स्वप्नों के स्वर गूंजेंगे, मानव की मेहनत पूजेंगे। नई कल्पना, नई चेतना की हम लिए मशाल, समय को राह दिखाएंगे। एक करेंगे हम जनता को, सींचेंगे समता ममता को। नई पौध के लिए पहनकर जीवन की जयमाल, रोज त्योहार मनाएंगे। सौ सौ स्वर्ग उतर आएंगे, सूरज सोना बरसाएंगे। दूध पूत के लिए बदल देंगे तारों की चाल। नया भूगोल बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे। इस तरह हमने शील की इस कविता को पूरे भाव से पढ़ा और जाना। आपने गौर किया होगा कि कवि ने हर पंक्ति में कुछ ऐसे शब्दों का चुनाव किया है जो अपने आप में एक नया अर्थ रखते हैं। पंक्ति की लयबद्धता के साथ उस शब्द का अर्थ और भी गहरे मायने में हमारे सामने आता है। आइए इसी तरह के कुछ चुनिंदा शब्दों के अर्थ और उनके अर्थ विस्तार को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, शब्दार्थ में पहला शब्द है लाल, जिसका अर्थ होता है पुत्र, बेटा या सपूत। दूसरा शब्द है संसार, जिसका अर्थ है दुनिया। अगला शब्द है स्वर, ध्वनि, आवाज। अगला शब्द आता है राह, जिसका अर्थ है मार्ग, रास्ता या पथ। इस क्रम में अगला शब्द है स्वप्न, जिसका अर्थ होता है सपना। अगला शब्द है समता, जिसका अर्थ है बराबरी का भाव। इसके आगे पूत, पूत शब्द का अर्थ होता है पुत्र या बेटा, जिसे हम लाल के शब्द के तौर पर पुत्र, बेटा या सपूत पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला और अंतिम शब्द है त्योहार, जिसका अर्थ होता है पर्व या उत्सव। हम शब्दों के अर्थ से जान चुके हैं कि लाल का मतलब होता है बेटा या पुत्र। इन पंक्तियों में कवि ने हम शब्द का बड़े अर्थ में प्रयोग किया है, जो दर्शाता है देश की जनता को। हमारा शब्द स्व की भावना को दर्शाता है, जिसका सीधा अर्थ है अपनेपन का भाव। इस तरह पंक्ति बनी, हम धरती के लाल, देश हमारा, धरती अपनी, हम धरती के लाल। अर्थ क्या होगा? अर्थ होगा ये धरती, ये वसुंधरा हमारी माँ है। ये धरती या भूमि ही हमारा पालन पोषण करने वाली माता है। हम सभी इस धरती की ही संतान हैं और हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि धरती माँ के हम सपूत हैं, पुत्र हैं, बेटे बेटियाँ हैं। जैसे कोई बालक या बालिका बिना किसी भय के अपनी माँ के आंचल में संरक्षण पा जाता है, यानी हम सभी लोग इस देश को अपनी माँ, अपनी माता मानते हैं। हम सभी इसी धरती और इसी देश की संतान हैं। आगे की पंक्ति है, नया संसार बसाएंगे, नया इंसान बनाएंगे। सुख सपनों के स्वर गूंजेंगे, मानव की मेहनत पूजेंगे। नए संसार से कवि का आशय है बदलाव के इस दौर से जिसमें हम संभावनाओं को देखते हैं। नई नई संभावनाएं होंगी, लोगों में नए हुनर होंगे, कौशल होंगे और योग्यताओं का विकास होगा। नए अवसरों में, नए निर्माण में घृणा, नफरत और पक्षपात जैसी उन त्रुटियों और गलतियों का कोई स्थान नहीं होगा जो हमें मानव होकर भी मानवता से दूर ले जाए। इसलिए कभी नए नए अवसरों से नए नए संसार को बसाने की बात करते हैं। मानव को शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं के तौर पर आगे आने का संदेश दे रहे हैं, जिससे समाज में शिक्षा से समानता का भाव जन्म ले और ये अपने आप जागेगा,
क्योंकि हम सब शिक्षित होंगे। सुख सपनों के स्वर गूंजेंगे, मानव की मेहनत पूजेंगे। भाई युवा हर दिन नए सपनों को संजोता है, उसकी कल्पना ही नए नए मुकाम और लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है, बल देती है। कवि कहते हैं सुख सपनों के स्वर गूंजेंगे, यानी हम सभी लोगों में समता का भाव जन्म लेगा। युवा एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करेंगे, सपने देखेंगे और अथक मेहनत से भी पीछे नहीं हटेंगे। मेहनत करके ही वो आगे बढ़ पाएंगे। ठीक भी है, कवि ने सपनों से पहले सुख शब्द का चुनाव बहुत बड़ी बात समझाने के लिए किया है। सुख के लिए कवि का भाव यहाँ ऐसी साधन संपन्नता से बिल्कुल नहीं है जो केवल समाज के किसी एक तबके को प्राप्त हो, बल्कि सुख के उस सपने से है जो सभी में समता का संचार करे, प्रकृति के साथ भी मानवीयता के साथ पेश आए। क्योंकि सपने को पूरा करने के लिए हम धरती का ऐसा दोहन नहीं कर सकते जो पशु पक्षियों के जीवन के लिए खतरा बन जाए। पूजेंगे शब्द से कवि का अभिप्राय सम्मान का है। मनुष्य का परिश्रम तभी सम्मान पाता है जब सद्भावना और उदारता के साथ हम सबका सम्मान करें, इस धरती का सम्मान करें और इस प्रकृति से मित्रवत व्यवहार रखें। बच्चों, कविता से इन पंक्तियों को पढ़कर आप अपने शब्दों में उत्तर देने का प्रयास करो कि क्या नया इंसान या नया संसार बसाएंगे। इस बात को अमल में लाने की आवश्यकता है। आपसी सद्भाव के साथ भी हम सभी ने रहना सीख लिया है। आज सभी समुदाय और संस्कृतियां एक दूसरे से जुड़ने लगी हैं। सभी देशों के आपसी व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। लोग एक दूसरे के रीति रिवाजों का सम्मान करते हैं, उन्हें समझने का प्रयास कर रहे हैं और ये एक अच्छा संकेत है हमारे सामाजिक बदलाव के लिए, जो कवि ने अपनी पंक्तियों में एक भाव के तौर पर उकेरा है। हाँ, लेकिन आपको अपने शब्दों में हाँ या नहीं के कारण भी तो लिखना है, जिससे अच्छे और बुरे दोनों कारण हमारे सामने आ पाएं। आइए आगे की पंक्तियों का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। नई कल्पना, नई चेतना की लिए मशाल, समय को राह दिखाएंगे। भाई, जिसे हम 21वीं सदी कह रहे हैं, वो इतनी एडवांस यानी प्रगति से भरी होगी कि उसके आगे आज का माहौल बिल्कुल पुराना सा दिखाई देगा। कवि ने नई सदी की नई नवाचारी सोच के लिए इन पंक्तियों को उकेरा है, इन पंक्तियों की रचना की है। कवि की लेखनी ने हम सीधे तौर पर, सरल तौर पर अगर हम प्रगतिवादी विचारधारा को जानें या उसका आधार समझें तो काफ़ी हद तक कविता हमें प्रासंगिक नजर आएगी। बच्चों, समतावादी समाज में आधुनिक रीति रिवाज या अलग तरह के कोई अंदाज होंगे जिनका हमें स्वागत करना चाहिए। समय को राह दिखाएंगे। भाई, बहुत बड़ी बात छिपी है इस पंक्ति में। हमारे काम ही समय को परिभाषित करेंगे। हम अपने आलस को छोड़ देंगे और समय को अपने अनुकूल बनाने के लिए, उसे सबल बनाने के लिए अथक परिश्रम करेंगे। बच्चों, हमारे आसपास जो भी व्यावसायिक लोग हैं, चिकित्सक हैं, शिक्षक हैं, इंजीनियर हैं, इन्होंने समय को साधा है। इन्हीं के परिश्रम से हमारी मंगलयान की यात्राएं और अंतरिक्ष के नए नए अभियानों को गति मिल रही है, नई चेतना और उमंग देखने को मिल रही है, जो अपने समय से आगे की दुनिया के निर्माण के लिए, उसके विकास के लिए एक आमंत्रण है। तभी तो कवि कहते हैं, हमारा नया समाज समय से आगे निकलने की प्रेरणा देगा। समय के पाबंद होकर ही हम समय को अपने अनुसार ढाल सकते हैं। अगर हम समय को अपने अनुसार ढालेंगे तो हम सक्षम होंगे, है ना। मशाल, समय की पाबंदी की मशाल को थामेंगे और ऐसी रोशनी बिखेरेंगे जिससे हम आलस को त्यागें, हम सब शिक्षित हों, हम सब परिश्रम करें और एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ें। तो भाई बच्चों, हमने देखा कवि ने अपनी इन पंक्तियों में किस तरह देश की भोली भाली जनता की मेहनत और समयबद्धता को रेखांकित किया है। आइए अब आगे की पंक्तियों पर गौर करें। एक करेंगे हम जनता को, सींचेंगे समता ममता को, नई पौध के लिए पहनकर जीवन की जयमाल, रोज त्योहार मनाएंगे। कवि कहना चाहते हैं, हमारे पुराने अतीत में ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे देश के नागरिकों में एकता का अभाव देखने में आया है। इसका सबसे बड़ा नुकसान देश को ही होता है। इसकी एकमात्र औषधि है कि समाज में सभी को बराबरी का दर्जा प्राप्त हो, सम्मान मिले, सभी नागरिकों में देश के प्रति समर्पण की भावना हो, एकता हो। और ये कब संभव है? जब हम अपने आने वाली पीढ़ी को
उदारता से भरी जयमाल यानी समतावादी सोच का जीत का महत्व समझाएंगे। और आगे कवि क्या जोड़ रहे हैं? रोज त्योहार मनाएंगे। भाई कितना बड़ा संदेश छिपा है इन पंक्तियों में। यदि हम इस तरह का समाज सृजित कर लेते हैं, बना देते हैं कि लोग एक दूसरे से प्रेम भाव के साथ रहते हैं, सभी अवसरों में समान भागीदारी निभाते हैं, नए नए अवसरों को तलाशने के लिए जिज्ञासु बने रहते हैं, शिक्षित होते हैं, प्रयास करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो वाकई हमारा देश प्रतिदिन त्यौहार मनाएगा। त्यौहार यानी पर्व या उत्सव। हमारा देश उत्सवों और पर्वों का ही तो देश है। लेकिन कवि का आशय यहाँ परिश्रम के प्रतिफल से है, जिसमें सभी का विकास निहित है। इसी समग्र विकास की बात को कवि ने इन पंक्तियों में समझाने का प्रयास किया है, जिसमें सभी का सार्थक योगदान होगा। कविता में कहा गया है कि रोज त्योहार मनाएंगे। आपको ये विचार करना है, क्या रोज त्योहार मनाना उचित है अथवा नहीं। साथ ही कारण भी लिखना है कि क्या रोज त्योहार मनाना उचित होगा। चलिए आगे इस कविता के अंतिम बंद को अर्थ सहित समझने का प्रयास करते हैं। सौ स्वर्ग उतर आएंगे, सूरज सोना बरसाएंगे, दूध पूत के लिए बदल देंगे तारों की चाल, नया भूगोल बनाएंगे, नया संसार बसाएंगे। बच्चों, कवि अपनी कल्पना से असंभव को भी संभव करने के लिए हमसे ये बात कह रहे हैं और उन्होंने इस असंभव कल्पना को अपने अक्षरों में ढाल दिया है। सौ स्वर्ग उतर आएंगे, सूरज सोना बरसाएंगे। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हम हर आंगन में खुशियां बिखेरना चाहते हैं, या हम कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे हर आंगन में खुशियां बिखर जाएंगी और हर घर में स्वर्ग जैसा वातावरण होगा, क्योंकि सभी स्वावलंबी, मेहनती होंगे, मेहनत करेंगे, हुनरमंद होंगे, सभी को बिना किसी पक्षपात के अपने परिश्रम का बराबर प्रतिफल प्राप्त होगा। आगे कवि कहते हैं कि सूरज सोना बरसाएंगे। भाई नया सवेरा हमारे सामाजिक आधार पर भी तो कई सारे बदलाव लेकर आएगा, जिससे भेदभाव नहीं रहेगा, ऊंच नीच का अंतर भी समाप्त हो जाएगा। सभी मिलजुल कर एक ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें सभी का बराबर योगदान होगा, सभी की प्रतिभा का सम्मान होगा, सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। इसी तरह कवि जहां एक और तारों की चाल के माध्यम से अपनी किस्मत खुद बनाने की ओर इशारा कर रहे हैं, वहीं दूध पूत यानी भावी पीढ़ी के लिए भी हमें कुछ ऐसा करने की प्रेरणा इस कविता में मिल रही है जिससे हम अपने भाग्य के निर्माता खुद बने। हमें धरती का पूरा भूगोल एक नए कलेवर या रूप में बदलकर संसार के सामने रखना है, अपने भाग्य को अपने हाथों से निखारना है। बच्चों, कविता के अभ्यास प्रश्न में ये पूछा गया है कि सौ स्वर्ग उतर आएंगे, सूरज सोना बरसाएंगे, दूध पूत के लिए बदल देंगे तारों की चाल। क्या इन पंक्तियों में कही गई बात संभव है? यदि हाँ तो उत्तर दीजिए। भाई ये कविता कितने दूरगामी अर्थ रखती है। आजकल सभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, नए नए अवसरों का सृजन हो रहा है, लोगों ने भाग्य के भरोसे बैठना छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है कि गरीबी नहीं है, अशिक्षा का, अंधविश्वास का अभी कोई अंत हो चुका है। हमारे आसपास ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है, धीरे धीरे लोगों में जागृति आ रही है। हमारे ही बीच के कुछ लोग हमें प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं। तो चलो बात करते हैं अभ्यास प्रश्नों की, जिसमें वाक्य बनाओ क्रम में अभ्यास प्रश्न में पूछा गया है कि सुख स्वप्नों के स्वर गूंजेंगे। इसमें सा अक्षर बार बार आया है। हमें प्रश्न में प्रदर्शित का, ता और द वर्णों से शुरू होने वाले 3 नए शब्दों पर आधारित वाक्य बनाना है। तो वाक्य कुछ इस तरह से हैं। का को लेकर हमने वाक्य बनाया है, कोई काम करो। ता को लेकर वाक्य होगा, तुम तराजू से तोलो। द वर्ण के लिए आपको ही एक वाक्य बनाना है और अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। दिए गए शब्दों को आप बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? देश, हम इसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं राष्ट्र या वतन। दूसरा शब्द है जनता। जनता का आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होता है नागरिक या प्रजा। धरती, धरती का पर्यायवाची कहो या आम बोलचाल की भाषा में कोई शब्द कहो तो शब्द होगा भूमि, वसुंधरा या धरा। त्योहार, त्योहार के लिए हम आम बोलचाल में पर्व शब्द का इस्तेमाल करते हैं।
उत्सव का या महोत्सव का भी हम इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, अभ्यास के इस क्रम में शब्द सज्जा और सोचो बताओ के अंतर्गत भी प्रश्न रखे गए हैं। आप लोग कविता को सरल भाव में समझ चुके हैं, इसलिए इन प्रश्नों के स्वयं उत्तर तलाशिए और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आपस में मिलजुल कर इस बात पर भी चर्चा कीजिए कि आखिर कवि ने हम धरती के लाल कहना क्यों पसंद किया है, या वो हम धरती के लाल ही कहना क्यों चाहते हैं। तो बच्चों, इस तरह हमारी किताब दूरबा की ये कविता हम धरती के लाल आपको भली भांति समझ में आ चुकी होगी। आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है ना। हम अब क्या करें, इसका अभ्यास करें। हाँ, इसका स्वस्वर वाचन भी कर सकते हैं, इसको गीत के तौर पर गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं और अभ्यास प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख सकते हैं, है ना। तो आप बहुत अच्छे से अभ्यास पुस्तिका में इसके अभ्यास प्रश्नों को लिखो, उन्हें याद करने की कोशिश करो। हाँ, इस कविता को थोड़ा सा अमल में लाने की भी कोशिश करो। कैसे भाई? समय की पाबंदी को अपनाओ, सुबह जल्दी उठो, थोड़ा बहुत व्यायाम करो, है ना, और समय पर पढ़ाई करो, समय पर हर काम निर्धारित क्रम से करो और फिर देखो किस तरह एक सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में आएगा, है ना। मैं आपसे फिर जुड़ूंगा किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।